बस्त्रिया राज मोर्चा नाम का एक हम लोगों ने संगठन बनाया 11 सितंबर 2024 को जगदलपुर में। और ये पूरी तरह स्वतंत्र संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। इसको जब बनाए तभी हम लोगों ने कुछ मुद्दे और मांगे बस्तर की जनता के समक्ष रखे। आज कुछ अखबारों में छपा भी और सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में भी ये बातें आई और काफी लोग बस्त्रिया राज मोर्चे के बारे में ये किस तरह का संगठन है, कैसा काम करने वाला है, किन लोगों के लिए काम करने वाला है, ये करीब करीब काफी लोग इसको अब तक थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, समझ चुके हैं। पर ये आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि ये आखिर है क्या। अभी तो ये शुरुआत है, हम लोग इसको बहुत धीरे से शुरू कर रहे हैं और अगले 6 महीने के भीतर पूरे बस्तर की जनता समझेगी कि हम लोग जिन मुद्दों को लेकर के लड़ने जा रहे हैं वो उस पर जनता कितना रिएक्ट करती है, जनता कितना उसको पसंद करती है या नापसंद करती है, ये 6 महीने के अंदर पता लग जाएगा। तो दोस्तों, बात क्या है? बात यह है कि हम लोग यहां देख रहे हैं अभी कोई नौकरियां आता है तो यहां के लोगों को मिलता नहीं, चाहे वो आरक्षित कोटे की हो या ना हो, वो सब बाहर के लोग लेके जाते हैं। और यहाँ तो बहुत पढ़े लिखे नौजवान हो गए, छात्र छात्राएं हो गई। अगर 4th क्लास की 3rd क्लास की नौकरी भी अगर यहाँ के लोगों को नसीब ना हो तो फिर इसको क्या कहा जाए? ऐसे ही सवालों को लेकर के तो आजकल देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बहुत जबरदस्त आंदोलन हो रहे हैं। वो अलग बात है कि मीडिया उसको ठीक ठाक नहीं दिखाता, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश के अंदर, रोजगार का, नौकरी का। आज अभी अभी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और पढ़ लिख करके काफी लोग हजारों की तादाद में बेरोजगार हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं काम की तलाश में यहां वहां। मैं तो यहां देखता रहता हूं, बहुत सारी लड़कियां, लड़के भी दुकानों में काम कर रही है। दुकानों में कोई हायर सेकेंडरी किया है, कोई बीए किया है, बीएससी किया है, ऐसे नौजवान यहां काम कर रहे हैं दुकानों में। और उतना ही नहीं, काफी पढ़े लिखे बच्चे लोग आंध्रा और दूसरे राज्यों में काम के तलाश में घूम रहे हैं और वो लोग बहुत बुरी स्थिति में काम कर रहे हैं। और ये किस लिए ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि यहां नौकरी नहीं है। सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां हैं वो भी बाहर के लोग पैसा लेकर के, पैसा दे करके हड़प रहे हैं। ये हमारी चिंता, और इसी चिंता के वजह से हम लोगों ने कहा कि अभी के बाद जो भी नौकरियां, जो छोटी नौकरियां हैं, हम बड़ी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे नौकरियां अगर अपने जिले में आएगा या बस्तर के अलग अलग जिलों में आएगा, अगर यहां के लोकल लोगों को अगर ऐसी नौकरियां नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। अभी अभी सुकमा जिले में कुछ अस्पताल विभाग में नर्स और कुछ और कर्मियों का भर्ती होना, कलेक्टर से मिलकर के हम लोगों ने कहा कि पहले सब बाहर के लोगों को भर्ती होता था, अब कम से कम यहाँ के लोगों को लगाया जाना चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, जब से विरोध करेंगे, और ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों ने पिछले समय देख लिया, जब शिक्षकों की भर्तियां हुई, 700 शिक्षकों की भर्तियां हुई और ना के बराबर यहाँ के लोगों को लगा, 3 लाख होगा, 3 लाख जहां तक 3 लोगों का, 700 में से केवल 3, सब बाहर के लोग लगे। तो अब सवाल यह है कि क्या
हमारे बच्चे जो 12वीं पास हो रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, कर लिए हैं, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं है, ऐसा अगर सरकार समझती है, वहां पे बैठे लोग समझते हैं, तो ये गलत है, पूरी तरह गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। ये हमारी चिंता है। और क्या हो रहा है? आप लोग देखिएगा, कहीं पे भी नजर उठा के देखिए। अब नौकरियों का सवाल कर रहा था तो कुछ लोग हमारे गोदी में समझा रहे थे कि पुलिस की नौकरी तो लोकल लोगों के, बाकी सारी नौकरी बाबू की, गुरुजी की, चपरासी की, कई वाली सारी नौकरी सब बाहर के। जिसमें जोखिम नहीं है वो सब बाहर के, जिसमें जोखिम है वो सब यहां के लोग। ये पक्षपात भी है, तो इसका हम विरोध करते हैं। ठीक है, पुलिस के नाम से कम यहाँ लोग, यहाँ के लोगों को एक नौकरी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, एक अच्छी बात है। लेकिन बाकी नौकरी भी तो यहाँ के लोगों को लगना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं प्राथमिकता मिल रहा है? जहां सरकार को जरूरत होता है तो यहाँ के लोगों को, जहां उसको जरूरत नहीं है तो सब बाहर के लोगों को पैसा ले लेकर के लगाएंगे। तो ये बर्दाश्त आने वाले समय में ये बस्तर की जनता नहीं करेगी, मैं ये बता देना चाहता हूं। तो हम दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, आप लोग सब देख रहे होंगे, कहीं पे भी नजर उठा के देखिएगा। अब यहां लोकल लोग तो, अब अपने जिले की बात किया जाए, लोकल लोगों की संख्या 95% से ज्यादा है, जिसमें एसटी है, ओबीसी है, एससी है, 95% से ज्यादा। और रोड पर नजर दौड़ाइए तो आपको एक दुकान लोकल लोगों का नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हमारे लोगों का शायद या लोकल लोगों का बिजनेस में कोई दिमाग नहीं है, ऐसा खून नहीं है, इसलिए नहीं बन पाया। पर एक दिक्कत है इसमें और कि आप रोड साइड में जितने दुकानें देखेंगे आपको लोकल लोगों का कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। और जमीन तो सब लोकल लोगों का था, पर ये जमीन पर दूसरे लोग कैसे आ रहे हैं, ये भी एक सवाल है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चिंता है पूरे बस्तर के अंदर, सारे लोकल लोगों की चिंता है, सारे लोकल लोगों की चिंता है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, नौकरी की बात हम लोग कर रहे हैं जहां आरक्षण है हम लोग, और जिनमें आरक्षण नहीं है तो वो क्या है बताइए, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है। आप लोग सुन रहे हैं ना, सबसे ज्यादा पैसा है, वो किसमें पैसा है भाई? आजकल सरकार ने एक आदेश जारी किया, 5 लाख तक के रुपए के जितने काम है सरकारी काम, वो सब में टेंडर होगा, सब में टेंडर होगा। टेंडर मतलब नीलामी होगा, ठेकेदार काम करेगा। अब ठेकेदार क्या कौन है भाई, आप लोग बताइए? पूरे बस्तर का ये विडंबना है। ठेकेदार कौन? आपको ये जो 95% जो लोकल लोग बात कर रहे हैं उसमें एक ठेकेदार नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा? बहुत सारे लड़के, बहुत सारे लोग ठेकेदारी में पंजीयन करा चुके हैं, काम करने जाते हैं, उनको ठेका नहीं मिलता, दुत्कार के भगा देते हैं विभाग के अधिकारी लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो पक्षपात है। ये हम जानते हैं कि ठेकेदारी में सब गड़बड़ होता है, जो कभी उसके बारे में कोई अलग अलग बातें कहते तो मैं यहां वो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ठेकेदारी में मैं जानता हूं अधिकारियों को खिलाना पड़ता है, नेताओं की चमचागिरी करना पड़ता है। ये गुण शायद लोकल लोगों को नहीं है, लेकिन ये जो नेता है, ये जो अधिकारी है, वो किसके प्रति जवाबदार है? क्या केवल पैसा के लिए? जो चमचगिरी करेगा, जो पैसा देगा, उन्हीं को काम मिलेगा। तो यहां के लड़के जो थोड़ा बहुत, ज्यादा संख्या नहीं है, जो पंजीयन करा चुके हैं उनको, ये सवाल है, ये सवाल है। आज मैं फिर कह रहा हूं,
सबसे ज्यादा पैसा इसी में, और अब क्या बोला जाए, और इसमें पूरी तरह लोकल लोगों को वंचित कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। ये तो कम से कम ये सवाल उठ रहा है पूरे बस्तर के अंदर। हम लोग जब ऐसे सवालों को लेकर के अलग अलग जगहों पर चर्चा किए, मंथन किए, बात यहाँ लोकल के सारे समाज के प्रमुखों के साथ, चाहे वो जाकर समाज हो, कलर समाज हो, रावत समाज हो, महारा समाज हो, सारे प्रमुखों के साथ वो सब हमारे मीटिंग में आए हुए थे और उनकी भागीदारी में हुआ, उनकी समिति से ये बस्तीरा राज मोर्चे का गठन हुआ और उनसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वो सबकी चिंता ये है, उन सबकी चिंता है कि नहीं ये बात सच है और चुप रहने से नहीं होगा। वो सारे जो संभागीय पदाधिकारियों का ये कहना है कि ये सारे राजनीतिक दल, खास करके भाजपा और कांग्रेस, ये सब लोकल लोगों का इस्तेमाल कर रही है, इस्तेमाल करते हैं। जैसा आजकल लोग कह रहे हैं यूज एंड थ्रो होता है ना, गिलास क्या बोलते हैं उसको, हाँ इस्तेमाल करो और फेंक दो, हाँ डिस्पोजल। और पूरे पूरे सभी पदाधिकारियों का ये कहना है कि नहीं अब इसके लिए लड़ना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं। और तब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब मैं बताऊंगा, ये सारे पदाधिकारी कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए, उन लोग खुद मीटिंग में आकर के बोले कि नहीं हम लोग केवल राजनीतिक पार्टियां का रैली हो, सभा हो तो उसमें हम लोग झंडा, बैनर लगाने वाले, पट्टी चाट पट्टी दिखाने वाले और नारे लगाने वाले, इसके अतिरिक्त हम लोग का कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, ये उनका कहना है। और इस आधार पर, ये सब सोच विचार के आधार पर ये बस्तीरा राज मोर्चे का गठन हुआ, सबकी सहमति है। ये कोई मनीष कुंजान का अकेले का मानसिक बुद्धि नहीं है, अकेले का दिमाग नहीं है और सब लोग व्याकुल है इस बात को लेकर के। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम लोग जरा इसको लेकर के खेती बाड़ी की वजह से इसको थोड़ा वो कर दिए। ये जो संख्या भी दिख रही है वो कई वजहों से कम है, हो सकता है हमारे कुछ साथियों के लापरवाही से थोड़ा कम गंभीर होने की वजह से। पर इस मुद्दे को लेकर के आने वाले समय में बड़ी लड़ाइयां होगी बस्तर के अंदर, होगी मतलब होगी। मैं जानता हूं यही केवल मुद्दा नहीं है, नौकरी और ठेकेदारी और ये सब काम का मुद्दा है, यहां के संसाधनों का। आज आदिवासियों के लिए बहुत सारे कानून बन गए, पर कागज में 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, संविधान के 144 तमाम प्रावधान, वनाधिकार मान्यता कानून, पेशा कानून सब बने, लेकिन धरातल में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, ये केवल कागज में है। अभी तक आदिवासी समाज के तमाम तरह के दबाव के बावजूद पेशा कानून अभी तक प्रभावशील नहीं हो पाया। यही दुखद की बात, यही दुख की बात है। अब पेशा कानून क्या कहता है? पेशा कानून कहता है कि सब कुछ गांव का है, सब कुछ गांव का। सबको ये समझ लेना चाहिए। मैं आज इस जगह पे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सुकमा के अंदर और सब जगह कहता ही हूं, और ये सुन लीजिएगा। जो पेशा कानून 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में लागू किया गया इलाकों में, और पेशा कानून की सारी भावनाएं और उसकी मूल मंशा यह है कि पेशा वाले इलाके में ये जो जमीन है वो जमीन सरकार की नहीं है। सब कानूनों के सुन ले, जमीन सरकार की नहीं है। जमीन किसकी? गांव वालों की जमीन है, गांव वालों की। इसका अर्थ क्या है? जमीन के अंदर जो भी चीज है वो भी गांव की है, जमीन के ऊपर जो भी चीज है वो गांव की है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं सारे सभाओं में, आप पाकेला का जो प्लांटेशन देख रहे हैं, जब कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाया हो, आने वाले समय में अगर उसका पूरा FRA हो गया हो तो उस पर मालिकाना हक उस गांव का होगा जिस इलाके में वो पेड़ लगाए गए हैं सागौन के, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
मनमानी तरीके से काट के नहीं ले जा सकता। उसमें गांव के लोगों का मालिक है, वो गांव के लोग उसके मालिक हैं। ऐसा ही जमीन के नीचे जो भी संपत्ति है, कितने भी कीमती क्यों ना हो, वो भी गांव का है। आप लोग सुन लीजिएगा, बैरडला में पिछले करीब 60 वर्षों से एनएमडीसी लोहा का पत्थर को खोद करके लेके जा रही है, धंधा कर रही है, व्यापार कर रही है, बेच रही है। सरकार को फायदा हो रहा है, ठेकेदारों को फायदा हो रहा है, वहां के और लोगों को फायदा हो रहा है। लेकिन गांव के लोगों को तो फायदा नहीं हुआ, अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ हम लोगों के बहुत लड़ाई लड़ने की वजह से कुछ लड़कों को नौकरी अवश्य लगा एनएमडीसी के भीतर। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अभी कई खदानों का नवीनीकरण करना था। लीज का जो टाइम है वो खत्म हो गया था एनएमडीसी को, तो लीज का नवीनीकरण के लिए जाने के पहले एनएमडीसी को गांव वालों से ग्राम सभा करनी पड़ी। आप लोग सुन रहे हैं ना? अगर गांव के लोग ग्राम सभा करके एनएमडीसी के पक्ष में, चाहे वो 14 नंबर हो, चाहे 13 नंबर हो, या 5 नंबर, या कोई भी खदान, वो अभी ये सब हुआ पिछले करीब 5-6 सालों के भीतर। अगर एक भी खदान का गांव के लोग अगर स्वीकृति नहीं देते, मंजूरी नहीं देते, तो एनएमडीसी का जो खदान है वो नवीनीकरण नहीं होता, लीज का नवीनीकरण नहीं होता। ये सच्चाई है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि ये जो संपत्ति है, ये गांव की संपत्ति है। इस पर मालिकाना किसका है? मालिकी किसका है? गांव वालों का है। इसलिए उनसे पूछा जा रहा है, उनसे सहमति लिया जा रहा है कि आप देंगे या नहीं। आप सहमति दीजिए, नहीं तो हम बोलेंगे। यही तो बात है। इसलिए सबको समझ लेना चाहिए कि बस्तर के अंदर, बस्तर तो पूरी तरह से 5वीं अनुसूची वाला एरिया, बेसा का एरिया है। यहां जो भी चीज है वो सब गांव, जिस गांव के अंदर कोई खनिज है, कोई जंगल है, वो सब गांव की संपत्ति है, गांव की संपत्ति। इसका मतलब ये थोड़ी है कि गांव की संपत्ति है तो कोई बाहर की कंपनी आके ले जाएगी और गांव वाले केवल सहमति देने के लिए ग्राम सभा करके स्वीकृति देने वाले नहीं है। इसका मंशा यह भी है कि आज के जो भी खनिज है, इसको दोहन करना हो तो गांव के लोग भी इसको खोद करके निकाल के बेच सकेंगे। इसका अर्थ तो ये भी है। पर अभी तक ये समझा जा रहा है कि गांव के लोग केवल अनुमति देंगे, बाकी तो मजा और लोग लेंगे। ये आप कम से कम नहीं करेगा, हम ये कहना चाहते हैं। आप लोग समझ रहे हैं, हिंदी में समझ रहे हैं, और ये करने जा रहे हैं और ये करेंगे। अगर जिस दिन यहाँ के सारी संपत्ति पर हकीकत में, कानून में तो है, हकीकत में सारा अधिकार अगर यहाँ के लोगों को मिल जाए तो यहाँ के लोग सचमुच गरीब नहीं होंगे। क्यों सतीश, सही कह रहा हूं? कोई गरीब नहीं होगा। आप लोग बताइएगा, बैरडला का जो लोहा पत्थर जा रहा है, उस लोहा पत्थर से प्रति वर्ष एनएमडीसी को कितना लाभ होता है? आप लोगों को मालूम है? एनएमडीसी कितना लाभ कमाता है आप लोगों को पता है? हमने वो पर्ची में भी लिखा, उल्लेख किया। करीब 25,000 करोड़ सारा खर्चा काट के इतना लाभ होता है। 25,000 करोड़, ये कोई मामूली रकम है? ये इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना पैसे शुद्ध रूप से कमा रहा है हर वर्ष एनएमडीसी। पर यहां के लोगों को क्या मिल रहा है? क्या दे रहा है वहां के लोगों को या हम लोगों को? सवाल है, ये सारे सवाल अब उठेंगे, सारे सवाल उठेंगे। अरे इसीलिए तो भूमकाल की लड़ाई हुई थी, केवल इसलिए हुई थी, ऐसे ही सवालों को लेकर हुआ कि उन दिनों मैं आपको बताना चाहता हूं, भूमकाल में एक बस्तर भूषण एक पुस्तक है जो बस्तर पर सबसे पहला पुस्तक है लिखा गया। वो पुस्तक में लिखता है, ये तमाम घटनाओं का उल्लेख करते करते ये भी कहते हैं कि जितने लोग आ रहे हैं वो सब विदेशी हैं। वो पुस्तक में उल्लेख है कि ये सब विदेशी हैं।
जो देश के अलग अलग कोने से भी आ रहे हैं उनको विदेशी कहा जा रहा है। और राजधानी कौन? जगदलपुर। राजधानी के आसपास भी कौन लोग? कई लोग उड़िया ब्राह्मण आए, कहां से आए, उनको भी सही तरीके से उस पुस्तक पे वो लिखता नहीं है कि ये बस्तियां हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको भी विदेशी टाइप कहने लगा। और इसका मतलब क्या कि ये लोग, जो लोग भी उन दिनों आए, ये लोग यहां से केवल संपत्ति हक निकले आए। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा, वो पुस्तक में लिखता है कि ये कोंटा और बीजापुर के कई इलाकों में कम से कम 25-30 वर्षों तक जंगल काटने से मना कर देना चाहिए, अन्यथा वहां तो कितना 20 फीट की ना, 20 फीट तो बहुत बड़ा है, छोटा सा जो पेड़ है, इसको क्या कहना चाहिए, 5 फीट वाला पेड़, वो भी अभी ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये लिखता है। इसलिए पटनम के इलाके में, बीजापुर के कई इलाकों में जाइएगा, कोंटा के इलाके में, जगरगुंडा के इलाके में जाइए तो वहां आपको बड़ा पेड़ नहीं दिखेगा, सब पेड़ उन दिनों काट दिया गया, छोटे छोटे पेड़ है। और उस जमाने में यहाँ के कीमती जो सागौन है, मद्रास, हैदराबाद, इधर तो जाता ही था, लंदन तक पहुंचा, लंदन तक गया यहाँ की लकड़ियां। और हमारे लोग उस समय भी इसका विरोध किए, जम के विरोध किए। वही विरोध का तो बड़ा रूप है भूमकाल, और भूमकाल के पहले भी इस बस्तर के अंदर एक बड़ी लड़ाई हुई, भूमकाल से करीब 7 साल पहले बस्तर में, खास करके दक्षिण बस्तर में, यही पेड़ कटाई को लेकर के वहां के ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ, राजा के मनमानी के खिलाफ, जगरगुंडा, बासागुड़ा, चिंतलनार के एरिया के जो लोकल लोग हैं, जबरदस्त लड़ाई की, ये धनुष, परसा, पेरिया लेकर के, और लड़ते लड़ते चिंतलनार में उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। और उस लड़ाई का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक लिंगागिरी का दुर्वा। और मैं थोड़ा ठीक ठाक नहीं जान पा रहा हूं, अभी मैं जगरगुंडा गया था, मैंने पूछा कि नागुल पेंटा कौन है, आप लोग को पता है क्या? तो कई लोग नागुल लोग मिले, कुछ परिवार वाले, तो कभी कोई कहानियों में बताया गया? बोले उसको नहीं मालूम, हो सकता है चिंतलनार का हो, पर चिंतलनार का शायद नहीं है, वो जगरगुंडा का है। तो कहना यह चाह रहा हूं कि उस लड़ाई का नेतृत्व 2 लोग कर रहे थे, नागुल पेंटा और दुर्वा, और उनको चिंतलनार में पकड़ लिया गया और फांसी दे दिया गया, नागुल पेंटा और दुर्वा तो बीजापुर जिले का हो गया। जो अपने जिले का है नागुल पेंटा, उसको भुला दिया गया। आज महारा समाज, निश्चित रूप से महारा समाज का, पर महारा समाज के लोग भी उनको नहीं जान पा रहे कौन नागुल पेंटा। पर हकीकत यह है कि आज यहाँ किसके किसके नाम से स्वतंत्रता सेनानी और आजादी के पहले कौन कौन लड़े, कहां से नाम ला करके यहाँ कॉलेज का नाम लगाने की कोशिश हो रहा है, जो हमें मंजूर नहीं है। हम लोग आने वाले समय में, हम लोग पूरी ताकत के साथ हम कहेंगे, आप लोग सब तैयार है ना, कि ये जो सुकमा कॉलेज का जो नाम है वो कम से कम नागुल पेंटा के नाम से होना चाहिए, जो हमारे इस जिले का सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी है। जब आजादी की लड़ाई शुरू नहीं हुआ, उससे पहले की लड़ाई। आप लोग अगर थोड़ा बहुत इतिहास जान रहे हैं तो आपको बता देना चाहता हूं, 1857 में पहली बार देश के लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। लेकिन ये जो नागुल पेंटा और दुर्वाराम ने जो जगरगुंडा इलाके में लड़ाई लड़ी, वो 1854 से है, 1854 से लेकर 60 तक, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो ये धरोहर जैसे हैं, जिनको हम याद करें, हमारे आने वाली पीढ़ी उनसे सीखे, ऐसे लोगों के नाम कॉलेज का नाम होना चाहिए। और ये जो
लक्ष्मण राम मंत्री था, अपने बाप का नाम वहां लिखवा लिया कोई स्टेडियम का नाम। ठीक है, लक्ष्मण राम मंत्री है, विधायक है, उसके नाम से वो तो समझ में आएगा, वो ठीक है, जिंदा है, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये तो आप लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी जिंदा है, लेकिन उनके नाम से स्टेडियम है अहमदाबाद में, शायद गांधीनगर या अहमदाबाद। तो फिर लक्ष्मण राम अपने नाम से स्टेडियम बना सकता था। उसके बाप का क्या योगदान है समाज में, सच्चाई क्या है, क्या योगदान है? अब लक्ष्मण राम को भी बोलेंगे तो लक्ष्मण राम का कोई योगदान नहीं है इस समाज के लिए। हकीकत यह है कि नुकसान ही नुकसान है। फिर भी वो अभी तक 25 वर्षों से ज्यादा समय से यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसके नाम से वो तो समझ में आएगा। लेकिन उसके बाप के नाम से अगर वो स्टेडियम है तो ये बिल्कुल हमें तो स्वीकार्य नहीं, हमें स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि या तो अरे वो कांग्रेस के लोग ही थे, खांदाराम जी भी खत्म हो गए, उन्हीं के नाम से लगा देते। धनसा डेरा भी थे जो कांग्रेस के एमएलए, उनके नाम से एक आध स्टेडियम हो जाता, क्या दिक्कत होता? ये सारे कांग्रेसी लोग, मुझे नहीं मालूम कितना सुन रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, उनके नाम से। अगर भाजपा वाले उसको बदलना चाहते हैं तो अब भाजपा वाले कितना मेल खाता है मुझे नहीं मालूम। कोरान गोपाल जनता पार्टी के समय वो एमएलए थे, उनके नाम से कर ले भाई। लेकिन ये अननोन नाम, ऐसे नाम जिसका कोई अर्थ ही नहीं, कोई मतलब नहीं, ऐसे लोगों के नाम से कोई स्टेडियम या कोई चौराहे का नाम हो, ये हमें पसंद नहीं आता, हम स्वीकार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले समय में तो बहुत सारे ऐसे मामले होंगे जो हम लोग उठाएंगे, चाहे देवदानी का मामला हो या अन्य कोई मामला हो। पर हम और एक कहना चाहते हैं, सुकमा अब जिला बन गया, सुकमा में अगर कोई चौराहों का नाम करना हो तो ऐसे वैसे नाम ना हो, जैसे जगदलपुर में हुआ। जगदलपुर में जब हमने सवाल उठाया कि यार मुझे बताओ, आप लोग एक छठवीं अनुसूची से संबंधित एक रैली कर रहे थे, सभा कर रहे थे, वहां मैंने एक सवाल उठाया पूरे बस्तर में कि ये जो जगदलपुर शहर है ये जगतू महारा का शहर है, जगतू महारा। और जगतू महारा को तो कोई जानता ही नहीं, जगतूगुड़ा के नाम से जानते थे, जगतूगुड़ा से जगदलपुर हो गया। वो जगतू महारा के नाम से एक तो कोई ना सड़क है, ना चौराहा है, ना कोई चीज है, चिन्ह। ये क्या हो गया? इसका सवाल करते करते मैंने ये भी कहा कि गुंडादुर 1910 के लड़ाई का हीरो, और गुंडादुर के नाम से क्या क्या? और या चौराहों के नाम देखोगे, कोई चित्रसेन, कोई और सेन, ये किस क्या है ये लोग? कहीं क्या ना और पृथ्वीराज चौहान, कोई जिसका पृथ्वीराज चौहान का बस्तर के साथ क्या वास्ता? पर ऐसे ऐसे लोगों के नाम से चौक चौराहे हैं। तो मैंने उस समय एक सवाल उठाया, तो आनंद पानन में कुछ इधर उधर कुछ हुआ। उसके बाद ही क्या नाम, गुंडादुर के नाम से कुछ संस्थाएं बनी, कुछ जगतू महारा के नाम से कुछ और कहीं कुछ किया गया। और क्या बताएं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। पर सच ये है कि हमारे लोगों को बुला दिया जा रहा है एकदम से, हम ये बुलाने नहीं देंगे। यही मकसद से बस्तरिया राजमोर्चे का गठन हुआ कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको हम, आने वाले पीढ़ी उनसे सीखे, समझे, जाने, और हमारे जो विरासत है उसको समझ बूझ करके आगे अपनी जिंदगी ठीक करे। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग बस्तर में पूरे गंभीरता से बहुत सोच समझ करके बस्तरिया राजमोर्चे का गठन किए। हम लोग इसको बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं करा पाए, इसके पीछे भी कारण है। हम लोग जरा ये स्लोगन टाइप फेंक करके हम लोग देखना चाहते थे कि इसका क्या असर हो रहा है, पॉजिटिव क्या हो रहा है, नेगेटिव क्या हो रहा है। जो भी होगा हम लोग जानना चाहते थे क्या है। पर हम जानते हैं
तो इसमें कई ऐसे सवाल है, तो कई लोगों को असहज लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं जानता हूं उसमें हम लोगों ने एक कहा कि बस्तर के अंदर जो लोग भी 2000 के बाद इस राज्य के बाहर के लोग आए हैं, जिन लोगों ने आधार बनाया, निवास बनाया, संपत्ति खरीदी, ये सब निरस्त हो जाना चाहिए। आने जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके इस तरीके से आते ही सारे लोगों को तुरंत आधार, निवास, राशन ये बन जाना 5वीं अनुसूची और पेशा के मूल मंशा के खिलाफ है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं जो लोग भी आए ऐसा, उनका निवास आधार निरस्त हो ही जाना चाहिए। और ये मुद्दा बनने जा रहा है। अभी झारखंड में इलेक्शन हुआ, भाजपा वाले प्रधानमंत्री अमित शाह से लेकर सारे लोग झारखंड के सारे इलाके में जा करके बोलने लगे कि अवैध बांग्लादेशी आकर के यहां जमीन की कब्जा कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? मुसलमानों की बात कर रहे थे, मुसलमानों की बात कर रहे थे। अवैध बांग्लादेशी, अरे उनकी सरकार है, उनको रोकना चाहिए था, वो नहीं। राजनीतिक फायदा के लिए, केवल राजनीतिक फायदा के लिए ये सब इतना प्रोपेगेंडा, इतना नैरेटिव करा जा रहा था कि अब जैसा कि झारखंड में सब बाहरी लोग बांग्लादेशी मुसलमानों का कब्जा हो। हकीकत ये है कि वो लोग हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में ये मुद्दा होता है। पर सच ये है कि ये बस्तर में क्या हो रहा है। मैंने उसी समय एक चिट्ठी लिखा मुख्यमंत्री को कि आपकी पार्टी वहां ऐसा ऐसा कर रही है, तो यहां बस्तर में तो इतने सारे अवैध तरीके के बांग्लादेशी लोग आए और वो हिंदू बंगाली है, इसलिए आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। ये मुद्दा क्यों नहीं बनना चाहिए कि आज आ रहे हैं और उनको तुरंत सब मिल रहा है और बड़ी तादाद में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक जगह अगर जगह मिला और पूरे छूट से जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा शिकायत है पूरे बस्तर के आदिवासी जमात को, यही नहीं पूरे आदिवासी जमात को शिकायत है। आदिवासी क्या, पूरे लोकल लोगों को ये कंप्लेंट है। मैं अभी छिंदगढ़ गया हुआ था, वहां लोगों से बातचीत कर रहा था। वहां लोगों ने कहा कि अभी 1 साल के भीतर करीब 200 परिवार आए बंगाली, 200 परिवार। ताजुब हुआ 200, यार परिवार नहीं होगा, संख्या होगी, नहीं परिवार ही है। हकीकत ये, तो अब ये आ रहे हैं, अब तुरंत कैसे मिल रहा है, कैसे जगह मिल रहा है, ये भगवान जाने, लेकिन ये हो रहा। और मैं कह रहा हूं कि आजकल भाजपा वाले मुसलमानों को टारगेट करके सब जगह क्या क्या बोलेंगे। अभी एक उत्तराखंड में, क्या शिमला में एक लफड़ा हुआ मस्जिद वाला, सब बाहर से आ रहे हैं, क्या क्या मस्जिद उस पर बन रहा है, सब बाहरी ये सब चिल्ला रहे थे और झारखंड के इलेक्शन में तो हद से पार कर दिए। लेकिन भाजपा वाले बोले तो सब ठीक है, बांग्लादेशी अवैध है, घुसपैठिया, ये सब उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां जो आ रहे हैं उन्हें हम क्या बोले बताइए, सवाल हमारा है क्या बोले। भाजपा वाले बोले मुसलमानों के खिलाफ तो सब सही है, अब हिंदू बंगालियों के खिलाफ बोले तो हम गलत हो जाएंगे, क्या नाम, राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। पर ऐसा कैसा हो सकता है? हम तो ये सवाल करेंगे, यही नहीं, ये हर जगह की समस्या है। मैं बीच में कांकेर गया, नारायणपुर गया, नारायणपुर में लोगों ने कहा कि अब अंतरगढ़ हमारे हाथ से निकल गया, बहुत सारे क्षेत्र हमसे निकल गया। अब वहां डिसाइडिंग निर्णायक आदिवासी नहीं है। निर्णायक कौन है विधानसभा क्षेत्र में? बंगाली अंतरगढ़। और ये सच्चाई है, एक आदमी आता इतने सारे लोग भर जा रहे हैं। और ये तो कम से कम नहीं होगा, भाजपा वाले लोगों को पसंद आ रहा होगा क्योंकि उनके वोटर है ये, पर हम उनका तो विरोध करेंगे, जम के विरोध करेंगे। मैं कह रहा हूं विरोध करेंगे, और कहां तक विरोध होगा मैं नहीं जानता, पर विरोध होगा।
जड़तल पे होगा और जम के होगा, ये जान लेना चाहिए कि ये जो संख्या किस तरीके से आ रही है, कहां से तुरंत आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग 20 साल 30 साल 25 साल के लोग आ रहे हैं, उनका तो वहां पे आधार होगा जहां पे थे। अगर उड़ीसा में रहे थे तो आधार और सब कुछ बना होगा ना, यहां आकर के उनका आधार बन रहा है, निवास भी बन रहा है। और कैसे बन रहा है, तुरंत कैसे बन रहा है, ये सारे सरकारी विभागों के ऊपर भी ये सवाल है। और ये पांचवी अनुसूची ऐसा ही नहीं है, ये सारे सवाल है पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। और ये बात हम लोगों ने ये सारे पर्चे में लिखा हुआ है कि ये खतरे में है, ये बस्तर के लोकल लोग, उनका जो संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए, मैंने कहा पैसा पर और पांचवी अनुसूची पर, ये सब लोकल लोगों के हिस्से की है ये संपत्ति। अगर बाहर के लोग जिस तादाद में अगर बस्तर के अंदर आएंगे तो संसाधन फिर उनके नहीं होंगे, उनके तो नहीं होंगे, अभी तक तो नहीं है, फिर और ज्यादा गड़बड़िया हो जाएगी। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, इसको इस एंगल से भी सोचना चाहिए, पर भाजपा वाले अक्सर हिंदू संख्या कम हो रही है इसकी चिंता करते हैं, जबकि उनको इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आदिवासी इलाकों में आदिवासी जो लोकल लोगों की तादाद कम हो रही है, यह चिंता की बात है। और यही सवाल झारखंड में उठा, 1932 का खाद्यान्न की बात कर रहे हैं वो लोग, हम तो 2000 के बाद के लोगों की बात कर रहे हैं। झारखंड में 1932 में जो लोग थे उनके आधार पर सरकारी नीतियां बननी चाहिए, उनके फायदे के लिए बनना चाहिए, यह मांग उठ रहा है वहां। और उस पर कानून भी बनाने की तैयारी बन भी गया, लगभग विधानसभा में पारित भी हो गया और उस पर काम भी शुरू हो गया। तो मैं कहना चाह रहा हूं, कई लोग बोल रहे थे कि 2000 नहीं, इसको 1980 करेंगे, 76 करेंगे, नहीं 2000 करेंगे, क्योंकि हमारा राज्य बना छत्तीसगढ़।